तो फिर से आज के सेशन में भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो जो भी लोग हैं बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, कम ही लोग आते हैं, मगर जो भी आते हैं कुछ सीखने के पर्पज से। टाइम इज मनी, मतलब आपका जो टाइम है वो वैल्यू वैल्यू रखता है, और मेरा भी टाइम वैल्यू रखता है। तो हम उस टाइम का यूटिलाइज करेंगे और कुछ कुछ सीखेंगे। तो सीखने के लिए हम सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। ये चार्ट है, चार्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कुंडली के अंदर जब देखते हैं कि भाई कुंडली के अंदर जब देख जैसे दक्षिणायन दक्षिणायन कब होता है। चंद्रमा चंद्रमा कह रहा हूँ, सूर्य। कि सूर्य दक्षिणायन चल रहा है या उत्तरायण चल रहा है। सूर्य का दक्षिणायन है। दक्षिण कह रहा है, शायद ऐसे लिखते हैं, दक्षिणायन आयन। और यह है उत्तरायण, उत्तरायण। तो कैसे पता लगेगा? क्या कोई बता सकता है कि कुंडली को देख के कैसे पता लगता है कि इसका सूर्य दक्षिणायन है या उत्तरायण है? कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ है ये व्यक्ति, या शुक्ल पक्ष में पैदा हुआ है ये व्यक्ति? कैसे पता लगता है? अगर किसी को पता है तो वो यस लिखेंगे चैट बॉक्स में, और नहीं पता है तो एक बार नो लिखेंगे। देखिए, चार बंदे हैं। अगर अच्छा होगा कि आप सब लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लें। हेमंत जी सैमसंग से भी हैं कोई, तो सैमसंग वालों का एक बार अपना नाम बता दीजिए। शशि भारद्वाज, आप हमारे गोत्र की हैं। वीवो। तो सबसे पहले, शायद किसी को नहीं पता है, हम एक चार्ट बनाते हैं। सबसे सिंपल होता है चार्ट में, जो हम चार्ट बना रहे हैं, मेष लगन का चार्ट बनाना। तो यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। बड़ा ध्यान से समझिएगा। जब भी सूर्य कर्क राशि में, यहाँ ये कर्क राशि है, 4 नंबर हो गया कर्क राशि। कर्क राशि, जब भी सूर्य सन कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो दक्षिणायन लग जाएगा। तो यहां पर दक्षिणायन की शुरुआत हो जाती है कर्क राशि में प्रवेश करते के साथ ही। सिंह में जाएगा दक्षिणायन रहेगा, कन्या में जाएगा दक्षिणायन रहेगा, यहां पर जाएगा दक्षिणायन रहेगा, यहां जाएगा दक्षिणायन रहेगा, और इससे अगली राशि में भी जाएगा तो भी दक्षिणायन रहेगा। यानी कि कर्क से और धनु राशि तक, कर्क में एंट्री से धनु की एग्जिट तक दक्षिणायन होता है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। चार्ट को उठाओ, आज का चार्ट चार्ट उठाओ। अभी हम इसको देखेंगे, पराशर सॉफ्टवेयर के ऊपर देखेंगे कि दक्षिणायन चल रहा है उत्तरायण चल रहा है। बड़ा सिंपल है। तो अगर सूर्य कर्क से धनु राशि के बीच में है, या कर्क में है या धनु के अंदर है, इन राशियों के बीच में है, तो दक्षिणायन है। जैसे ही यहां से ये मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर राशि 10 नंबर राशि होती है, मकर राशि। मकर राशि, मकर राशि से लेकर और मेष राशि तक, यानी कि मकर की एंट्री और मेष की एग्जिट तक। तो सॉरी, मेष नहीं, गलत बोल गया, मिथुन। मिथुन, मिथुन की एग्जिट तक ये उत्तरायण रहता है। सिंपल, बड़ा सिंपल है। कर्क से धनु दक्षिणायन, मकर से मिथुन उत्तरायण। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर?
यस या नो, देखो यस नो बताना पड़ेगा, मीटिंग। चैट चल नहीं रही क्या? हेमंत सर चैट चल रही है? एक बार अनम्यूट करके बताइएगा। यस, चल रही है। यस। तो ये हो गया उत्तरायण और दक्षिणायन, क्योंकि कई बार देखा जाता है, जब हम मुहूर्त पढ़ते हैं, मुहूर्त को जब हम पढ़ेंगे, तो मुहूर्त के अंदर उत्तरायण और दक्षिणायन का बड़ा यूज होता है। मुहूर्त के अंदर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का बहुत यूज होता है। शुक्ल पक्ष का बहुत यूज होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कैसे कैसे दक्षिणायन होता है और कैसे उत्तरायण होता है। तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। जो दूसरा कॉन्सेप्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी चार्ट को देखकर पूर्णमासी यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या का कैसे पता लगेगा कि भाई इसका जन्म है वो अमावस्या का है या पूर्णिमा का है, अमावस्या का है या पूर्णिमा का है। तो कैसे पता लगता है? इसका भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सूर्य जहां पर भी हो, किसी भी कुंडली में सूर्य जहां पर भी हो और उसके ठीक सामने चंद्रमा आ जाए, सूर्य के ठीक सामने चंद्रमा आ जाए, तो वो पूर्णिमा कहलाती है। पूर्णिमा कहलाती है। ये पूर्णिमा का कॉन्सेप्ट है कि जहां पर सूर्य है उसके सामने जिस दिन, यानी कि सेवंथ हाउस के अंदर, सूर्य जिस भी हाउस से है उससे सेवंथ हाउस के अंदर अगर चंद्रमा आ जाए, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं, तो वो पूर्णिमा कहलाती है। सेम इसके विपरीत अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ जाएं, सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ जाएं किसी भी राशि में, सूर्य और चंद्रमा, तो ये अमावस्या कहलाती है। जैसे आज का दिन है अमावस्या, ये अमावस्या कहलाती है। इसको अभी हम चार्टों पे देखेंगे, ये अमावस्या कहलाती है। क्लियर? यस और नो, अभी चार्टों पे जाएंगे अभी हम, और फिर एक एक करके म्यूट करूंगा और फिर आप लोग बताएंगे। क्लियर? यस और नो? यस। थर्ड कॉन्सेप्ट, सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? चार्ट में कैसे चार्ट से कैसे देखेंगे कि सूर्य ग्रहण कब पड़ रहा है? चार्ट से कैसे पता लगेगा? अगर, ध्यान से समझिए, सूर्य चंद्रमा एक साथ हो और साथ में राहु या केतु में से कोई भी आ जाए, केतु, और यहां पर भी लिख देता हूं राहु, राहु और केतु में से कोई भी आ जाए, इनकी डिग्री का महत्व है। डिग्री को अभी हम चार्ट्स के अंदर समझेंगे। जैसे जैसे ही क्लोजेस्ट रहेंगे, जितने क्लोजेस्ट रहेंगे उतने ही सूर्य ग्रहण माना जाएगा। तो ये होगा सूर्य ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु या केतु में से कोई आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सूर्य ग्रहण। सेम इसके विपरीत, और अमावस्या, अमावस्या वाले दिन ही सूर्य ग्रहण पड़ता है। अमावस्या वाले दिन ही सूर्य ग्रहण पड़ता है। आज अमावस्या है पर सूर्य ग्रहण नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा साथ हैं पर राहु और केतु साथ नहीं है, तो इसीलिए अमावस्या तो है पर सूर्य ग्रहण नहीं है। इसी के विपरीत अगर हम कहते हैं, अगर सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी कि ये क्या बन गया? पूर्णमासी, पूर्णिमा, पूर्णिमा, और इनके साथ राहु या केतु में से कोई भी एक आ जाए, या फिर यहां पर राहु
या केतु में से कोई एक आ जाए तो उस दिन चंद्र ग्रहण माना जाता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण। उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए? इनको अब हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं कि चार्ट्स के ऊपर ये किस तरीके से दिखाई देते हैं। अब चार्ट्स के ऊपर देखने का बड़ा मजा आएगा, तो हम इनके ऊपर, इनको चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। तो हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और हम खोलते हैं अपना सॉफ्टवेयर, ये रहा। तो पराशरा लाइट। तो सबसे पहले हम आज का चार्ट खोलते हैं। तो कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन पार्टिसिपेट करेगा? हाथ उठाएगा, मैं उसको अनम्यूट करूंगा। कौन पार्टिसिपेट करेगा? किसने हाथ उठाया है? हेमंत सर ने उठाया है। हेमंत हेमंत सर ही हैं वैसे। हेमंत सर अनम्यूट करना। राघव जी भी हैं। प्रणाम सर। प्रणाम सर, कैसे हैं? जी जी, कृपया है सर, बताइए देखो सर। सर, मैं ठीक। आज हमने पढ़ा था कि आज अमावस्या है, जैसे हम जानते हैं कल से नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं। तो अल्टीमेटली मैंने ये आज का चार्ट बनाया, ये अभी का चार्ट है। ये अभी का चार्ट बना रहा हूँ और मैं इसको स्वीकृति करता हूँ। तो जो हमने पढ़ा है हम वही चीज इसमें इसमें देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, आज अमावस्या है, तो अमावस्या के अंदर देखो कुंडली से कैसे, कुंडली कितनी पावरफुल है। मतलब ऐसे नहीं है कि कुंडली सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए देखी जाती है, मुहूर्त के लिए, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब पता लगता है। तो देखिए यहां पर चंद्रमा और सूर्य एक साथ हैं, करेक्ट? तो ये क्या हो गई? ये अमावस्या हो गई, अमावस्या। इस दिन आज अमावस्या है। और जितनी इनकी डिग्री, कल भी हमने राघव आनंद जी और पता नहीं उस एक सनी थे हमारे साथ, कल हमारे साथ सनी भी थे, आज शायद सनी है या नहीं है। शनि, शनि है या नहीं है? तो लिखो अगर है तो। कल वाले जिन्होंने पूछा था कि वो, मुझे बाकी सब तो समझ आ गया, वो डिग्री समझ नहीं आई। तो जैसे जैसे ये क्लोज आते जाएंगे, जैसे जैसे ये क्लोज आते जाएंगे आपस में, उतनी अमावस्या घनी होती जाएगी, उतनी अमावस्या घनी होती जाएगी। तो इसको हम और देखते हैं। हम टूल का यूज करते हैं, यहाँ पर हम टूल लेते हैं। यहाँ कहाँ गया? समय परिवर्तन। हम समय परिवर्तन का यहाँ पर टूल लेते हैं और उस टूल से देखेंगे कि कैसे बनती है बात। तो जन्म कुंडली में हम इसको एक मिनट या एक घंटे बढ़ाते हैं आगे, हम इसको एक घंटे आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य, ये देखिए एक घंटे में जब आगे बढ़ाया तो लगन चेंज हो गया और डिग्री चेंज नहीं हुई। अब ये हो गया 3:14, बहुत पास आ गए और इनके ओरा के पास आ रहे हैं। जो हमने कल ओरा की बात की थी ना, जैसे ही चंद्रमा और सूर्य, देखिए एक राशि में जो चंद्रमा होता है वो 2.5 दिन रहता है। तो ऐसा नहीं है कि 2.5 दिन अमावस्या रहेगी, नहीं, 2.5 दिन अमावस्या नहीं रहेगी। जो हमने कल वो ओरा का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जैसे ही चंद्रमा सूर्य की 6 डिग्री 20 मिनट के बीच में आएगा, वैसे वैसे अमावस्या स्टार्ट होती जाएगी। और जैसे जैसे इनकी डिग्री आप करीब आती जाएगी, अब ये कितने डिग्री के ऊपर है? एक 3 डिग्री 14 मिनट पे है और एक 4 डिग्री पे है। तो अब ये हो गए 3 डिग्री 45 मिनट पे सूर्य चंद्रमा, और अब ये लगभग और पास हो गए। तो ये पीक अमावस्या का टाइम है। इसका मतलब रात को 12:14 पे पूर्ण अमावस्या है आज। मतलब वो जो टाइम होगा, वैसे तो अमावस्या का दिन तो पूरा है, जैसे ही चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के ओरा के अंदर आए, 6 डिग्री 20 मिनट के अंदर आए, तो वो अमावस्या स्टार्ट हो गई। तो कुंडली से पता लग जाता है कि भाई अमावस्या कब है, कैसे है। तो कितना कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है यहाँ पर हम हमारी कुंडली से। सेम अगर हम दूसरी कुंडली खोलते हैं, यहाँ पर मैं एक कुंडली और खोलता हूं, तो एक हम कुंडली खोलते हैं यहाँ पर, ये होगी पूर्णिमा। ये देखिए पूर्णिमा। तो पूर्णिमा का जो हमने बात की थी, वो क्या बात की थी? हमने पूर्णिमा की बात की थी जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से आमने सामने होंगे, तो वो पूर्णिमा कहलाएगी। तो यहां पर ये जो दिन था, ये दिन था 24 फरवरी 2024। अभी भी पूर्णिमा गई है, मैंने पहले के चार्ट बना रखे हैं, हर क्लास में यही पढ़ाना होता है। तो ये पूर्णिमा है। तो चार्ट को देख के पता लगेगा कि आपका जन्म पूर्णिमा का है, आपका जन्म अमावस्या का है। इस पर्टिकुलर आज के दिन जो हमने बात करी थी, ये जो हमने नया चार्ट बनाया था, हाँ ये है आज का चार्ट। आज के दिन में अब कौन बताएगा
कि सूर्य उत्तरायण है या दक्षिणायन है? हेमंत जी आप अनम्यूट हैं शायद। सूर्य, देखिए बाकी लोग भी चैट पे बता सकते हैं, अगर अगर कोई शर्म वाली बात ना हो तो। हाँ जी, राघव आप भी बता सकते हैं। हेमंत जी को भी अनम्यूट करते हैं। सूर्य उत्तरायण है या दक्षिणायन? राजेश अनम्यूट किया है आपको। हेमंत सर, अभी अभी पढ़ाया है यार कॉन्सेप्ट, बेइज्जती मत करो यार। उत्तरायण, उत्तरायण सर, उत्तरायण है। उत्तरायण है हेमंत सर। जी जी। उत्तरायण है दक्षिणायन है, बस ये बता दो। तो ये उत्तरायण किसने बोला है, नाम बताएंगे? मैंने दो दो तीनों का अनम्यूट करा हुआ है। राजेश ने सर, हाँ राजेश ने बोला है तो। राजेश ने सर। हाँ राजेश जी उत्तरायण है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हेमंत जी आपका कोई इसमें तर्क है, उत्तरायण है दक्षिणायन है? आपने कहा था कर्क राशि में अगर सूर्य आया है हाँ तो उत्तरायण होता है। नहीं, मैंने कहा था कर्क राशि में अगर सूर्य आएगा और धनु राशि तक दक्षिणायन करेक्ट। होगा। कर्क करेक्ट। राशि से धनु राशि तक दक्षिणायन होगा, और धनु से जैसे ही मकर में जाएगा और मकर से मिथुन तक उत्तरायण होगा। तो दोबारा से राजेश अपने आप को करेक्ट करके बताओ कि इस टाइम जो सूर्य है वो कौन सी राशि में है? इस टाइम जो सूर्य है वो कन्या राशि में है। कन्या, छठी राशि में। करेक्ट। छठी, छठी हाँ छठी राशि के राशि अंदर कन्या है। है। तो जी छठी जी। राशि का मतलब हो हाँ। गया कि सूर्य क्या हो गया इस टाइम? दक्षिणायन हो गया, दक्षिणायन। दक्षिणायन। Yes. है ना? हम्म, मतलब बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और आज क्या है? अमावस्या है। राइट सर। अब हम्म। शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है? शुक्ल पक्ष। कैसे जी? शुक्ल पक्ष कब होता है और कृष्ण पक्ष कब होता है, पहले ये बताओ। नहीं, अभी तो कृष्ण पक्ष चल रहा है ना सर। हाँ कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष कब से चालू होगा? ये अमावस्या खत्म होने के पश्चात ही होगा। अमावस्या खत्म होने के के पश्चात, पश्चात। जी। पश्चात ही। तो अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट निकला? इसमें इसमें कॉन्सेप्ट ये निकला कि जैसे आज अमावस्या है, जैसे ही चंद्रमा, अमावस्या जैसे ही खत्म होती है, अमावस्या जैसे ही खत्म होती है, हमारा शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट। हमारा शुक्ल पक्ष स्टार्ट रहेगा। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि आ जाएगी। शुक्ल पक्ष की मतलब कल प्रथम, से। हाँ कल से। ठीक है जी, पहला नवरात्र है ना कल, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो अब क्या होगा यहां से और यहां से और यहां तक, यानी कि अमावस्या के दिन से पूर्णिमा के दिन तक, अमावस्या के दिन तक पूर्णमासी के दिन तक, जब तक चंद्रमा सूर्य के सामने नहीं आएगा, जब तक क्या रहेगा? कृष्ण पक्ष रहेगा, है कृष्ण पक्ष रहेगा। और जैसे ही पूर्णमासी आ जाती है, जैसे ही पूर्णमासी आ जाती है, पूर्णमासी से नेक्स्ट अमावस्या तक क्या रहता है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष है। गलत। मैं गलत बताया था, अभी आपने, मैं गलत बताऊंगा तो आप भी गलत बताओगे इसका नहीं, मतलब। अमावस्या से यहाँ तक तो हाँ आपका यहाँ शुक्ल यहाँ पर रहेगा शुक्ल पक्ष कृष्ण रहेगा, पक्ष। उसके बाद वाला कृष्ण पक्ष। हाँ ये रहेगा कृष्ण पक्ष। अभी अभी सबने बताया था तो मैंने कहा तो दोबारा से पूछ लूं। ये रहेगा कृष्ण पक्ष और ये रहेगा शुक्ल शुक्ल। पक्ष। ठीक है जी। तो अमावस्या के बाद अब शुक्ल पक्ष चालू होगा, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष चालू होता है और पूर्णिमा तक रहता है, और Correct. पूर्णिमा से कृष्ण पक्ष चालू होता है और वो अमावस्या तक रहता है। तो ये हो गया शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का कॉन्सेप्ट। शुक्ल पक्ष कैसे देखेंगे, कृष्ण पक्ष कैसे 15 देखेंगे? डेज के होते हैं सर, 15 डेज के। 15 क्योंकि चंद्रमा 30 डेज का होता है ना, 15 दिन। हाँ पंद्रह जी। पंद्रह 15 दिन कृष्ण पक्ष रहता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है सर। ठीक है ना सर? तो अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक चार्ट और दिखाता हूं आपको। अभी हमने जो देखा, अभी हमने क्या देखा? हमने अब हमने देखी थी पूर्णमासी पर नो एक्लिप्स। अब हम एक्लिप्स वाले चार्टों को देखने की कोशिश करते हैं कि ये हमने क्या देखी? पूर्णिमा नो एक्लिप्स, अमावस्या नो एक्लिप्स। अब हम देखेंगे कि एक्लिप्स जो मैंने पढ़ाया था कि वो एक्लिप्स वाले चार्ट्स कैसे दिखते हैं। तो हम दोबारा से फाइल मैनेजर के ऊपर गए और फाइल मैनेजर के ऊपर हम देखते हैं सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। मैंने जो बताया था सूर्य ग्रहण, तो मैंने क्या बताया था कि सूर्य और चंद्रमा अगर एक साथ होते हैं और कोई भी राहु या केतु
केतु उनके साथ आ जाता है तो उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो आप ये जो टाइम, जो मैंने टाइम अभी चार्ट दिखाया था जिससे मूवमेंट कर रहा था, तो इस टाइम को मूव करके, इस टाइम को मूव करके आप खुद देख सकते हैं कि अगली अमावस्या कब पड़ रही है, अगली पूर्णमासी कब पड़ रही है, अगला अगला सोलर सूर्य ग्रहण कब पड़ रहा है। वैसे तो गूगल ही बहुत अच्छा बता देता है, इसके ऊपर कौन टाइम खराब करेगा, मगर पता होना चाहिए। आप एक बार आगे पीछे करके देखना कि भाई अमावस्या कब है, पूर्णमासी कब है। तो ये हो गया हमारा सोलर एक्लिप्स। यानी कि सोलर एक्लिप्स किस दिन पड़ता है? सोलर एक्लिप्स पड़ता है अमावस्या वाले दिन, अगर राहु साथ हो। जैसे आज अमावस्या है मगर राहु और केतु साथ नहीं थे, तो इसीलिए सोलर एक्लिप्स नहीं है। पर इस चार्ट के अंदर, ये चार्ट है 29, हाँ ये चार्ट है 29 मार्च 2025 का। तो 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण पड़ा था। तो ये हो गया सूर्य ग्रहण का चार्ट। अगर हम चंद्र ग्रहण के चार्ट को देखते हैं तो दोबारा से फाइल मैनेजर के ऊपर जाते हैं, और ये हो गया लूनर एक्लिप्स का चार्ट। तो मैंने क्या बताया था कि पूर्णमासी होगी, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और राहु और केतु में से कोई भी इनके साथ होगा। हो सकता है कि राहु इस साइड होता है या केतु साइड होता, कोई भी साथ हो सकता है। राहु केतु साथ होंगे इनके। अगर राहु केतु इनके साथ होते हैं तो उस दिन को लूनर एक्लिप्स कहा जाता है, यानी कि चंद्र ग्रहण होता है। अभी भी 17 तारीख को, पिछली 17 तारीख को हमारा चंद्र ग्रहण पड़ा था, पिछली 17 तारीख को। और ये जो प्रीवियस चार्ट है, संडे। हाँ, और ये जो चार्ट है ये है 7 सितंबर 2025 का। तो 7 सितंबर यही है, मतलब यही वाला ही है प्रीवियस इसको। तो ये हो गया हमारा लगभग लगभग ये वाले कॉन्सेप्ट खत्म, कि जो हमने आज बात करी थी कि भाई हम पढ़ेंगे कि उत्तरायण कैसे देखते हैं, दक्षिणायन कैसे देखते हैं। तो जब हम किसी के चार्ट को देखते हैं तो हमें देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ है या चंद्र या फिर शुक्ल पक्ष में पैदा हुआ है। क्योंकि चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अलग अलग इफेक्ट देते हैं चार्ट्स के अंदर। ये नहीं कि चंद्रमा चंद्रमा जी इस घर के अंदर है बहुत अच्छे है, चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, उससे भी हमें प्रिडिक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। जब हम प्रिडिक्शंस करेंगे तो हम इन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो ये है एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को हम किस तरीके से देखते हैं। इसके बाद हम दोबारा से अपने प्रेजेंटेशंस के ऊपर जाते हैं, और आज हम पढ़ेंगे धन योग और राजयोग। तो धन योग और राजयोग कैसे देखे जाते हैं चार्ट्स के अंदर कि, सर, हाँ जी, मून के साथ राहु और केतु होना चाहिए तब चंद्र ग्रहण होता है। हाँ जी। देखो मून के साथ हो जाए, नहीं देखो सर, मून के साथ हो जाए या सूर्य के साथ हो जाए, तो बात तो वही है, राहु और केतु एक दूसरे के आमने सामने ही होंगे, आमने सामने होंगे, यस। है ना, करेक्ट। तो या तो वो पूर्णिमा हाँ होगी या अमावस्या होगी, तो वो होंगे तो दोनों के साथ ही। हाँ, अब तो बात तब समझ गए ना? चंद्र ग्रहण पड़ता हाँ, है। हाँ जी। ठीक है सर। जब चंद्र ग्रहण कब पड़ता है दोबारा से सब, मून और राहु, मून और सूर्य नहीं, मून और सूर्य तो, मून और सूर्य के, हाँ मून और सूर्य भी साथ हो। मून और सूर्य, आप दोबारा से समझिए, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट डायरेक्शन में, 1 से 7वें घर के अंदर होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यानी कि जिस दिन पूर्णमासी होती है, हाँ जी सर। ठीक है, उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है। ठीक मगर है जिस सर। दिन अमावस्या होगी, यानी कि सूर्य और चंद्रमा साथ होंगे और राहु केतु में से भी कोई साथ आ जाएगा, तो उस दिन सोलर एक्लिप्स पड़ेगा। ठीक ठीक है है जी। सर, क्लियर। जी कृष्ण सर। पक्ष, तो किसी का कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में कोई और डाउट है तो वो हैंड रेज कर सकता है, और बाकी नहीं तो हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं कि धन योग और राजयोग कैसे देखे जाते हैं। मतलब ये वाले कॉन्सेप्ट शायद कोई बताता होगा, तो भैया मैं जैसे देखता हूँ मैं वैसे बता रहा हूँ। तो मुझे मुझे योग वोग नहीं पता कि ये वाला कौन सा योग होता है, सूर्य बुध आदित्य योग, ये योग थोड़े बहुत तो पता है, 8-10 योग तो याद है मुझे भी, जो मेन मेन मार्केट में जो जो बिक रहे हैं। तो वो वाले योग तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। मगर मेन कैसे देखा जाता है कि भाई मेन चार्ट्स में धन योग राजयोग कैसे देखे जाते हैं। तो कल जो हमारी बात हुई थी, कल एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा था, तो सेकंड हाउस को और 11th हाउस को राजयोग की दृष्टि से धन भाव कहा जाता है, धन भाव।
ठीक है जी। और फर्स्ट हाउस को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, लक्ष्मी स्थान। फिफ्थ हाउस को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, और नाइन्थ हाउस को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि धन भाव हो गए दूसरा और 11वां, और लक्ष्मी स्थान हो गए पहला, 5वां और 9वां। अगर इन दोनों के लॉर्ड का यहां पर कोई भी नंबर हो, यहां पर मान लीजिए हम तुला लगन की राशि कुंडली बना लेते हैं, 1 2, तुला नहीं बनाते हैं तो तुला बनाते हैं 7 की, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 और ये 6। धन भाव के लॉर्ड का और लक्ष्मी भाव के लॉर्ड का आपस में संबंध बनने पर धन योग बनेगा। सिंपल और स्ट्रेट लॉजिक है। तो इसके क्या क्या कौन कितने कितने धन योग बन सकते हैं, जैसे कि दूसरे हाउस का लॉर्ड और पहले हाउस के लॉर्ड का संबंध बन जाए, यही तो बन सकता है, दूसरे और पहले का, या फिर दूसरे का और 5वें का बन जाए, या फिर दूसरे का और 9वें का बन जाए, या फिर दूसरे का और 11वें का बन जाए, जो हमने देखा ही था, और या फिर 11वें का और पहले का बन जाए, या पहले का और 11वें का बन जाए, या 5वें का और 11वें का बन जाए, या 9वें का और 11वें का बन जाए। इनका संबंध बन जाए आपस में तो कुंडली में धन योग बनता है। सिंपल लॉजिक है। यानी कि यहां पर अगर 8 नंबर है तो ये हो गया मंगल, यहां पर 7 नंबर है तो ये हो गया शुक्र, यहां 5 नंबर है तो ये हो गया सूर्य, यहां पर 3 नंबर है तो ये हो गया बुध, यहां पर 11 नंबर है तो ये हो गया शनि। अब संबंध किससे बनना चाहिए, इनका और इसका, यानी कि 8 का 8वें का मंगल का संबंध इस चार्ट के लिए, पर्टिकुलर इस चार्ट के लिए बता रहा हूं, जो नंबर बता रहा हूं, मंगल का और सूर्य का संबंध, मंगल और सूर्य का संबंध, सूर्य का संबंध या तो आपस में बन जाए पहला, या मंगल का संबंध शुक्र के साथ बन जाए, इसके साथ बन जाए, या मंगल का संबंध शनि के साथ बन जाए, इसके साथ बन जाए, इस वाले घर के साथ, या मंगल का संबंध बुध के साथ बन जाए, इस वाले घर के साथ, या मंगल का संबंध सूर्य के साथ बन जाए, और या फिर सूर्य का संबंध मंगल के साथ बन जाए, ये हमने पढ़ ही लिया, सूर्य का संबंध शुक्र के साथ बन जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं आपस में, इन घरों का संबंध, धन भाव के घरों का संबंध लक्ष्मी भाव के घरों से बने, ये कॉन्सेप्ट है। ऐसा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि लक्ष्मी भाव के घरों का संबंध लक्ष्मी भाव से बन जाए, धन भाव के घरों का संबंध लक्ष्मी भाव के घरों से बन जाए, उनके लॉर्डों का संबंध आपस में बन जाए तो वो धन योग कहलाएगा। क्लियर, यस और नो? चैट में बता दीजिए। देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राजेश जी ने फिर हाथ उठा दिया, तो राजेश जी को अनम्यूट करेंगे एक बार, मैं पार्टिसिपेंट कर दूं। राघव आनंद, राघव आनंद ये सब कहाँ गए? राघव आनंद, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राघव जी बताइए। जी सर, आपने मनी का हाउस सेकंड, फिफ्थ एंड 11th बताया ना, मनी का हाउस, लक्ष्मी हाउस, लक्ष्मी हाउस, लक्ष्मी हाउस, हाँ, धन योग।
देखो, धन हाउस बताए हैं मैंने, दूसरा और 11वां लिखा हुआ है सामने, ठीक है सर? दूसरा और 11वां। ठीक है जी। और जी लक्ष्मी, लक्ष्मी के घर बताए हैं मैंने, पहला, 5वां और 9वां। ठीक है सर। ठीक है जी। तो धन के किसी भी भाव का संबंध लक्ष्मी के किसी भी भाव से बनेगा तो वो धन योग कहलाएगा कुंडली के अंदर। तो ठीक है सर। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुंडली में सिर्फ ये देखना है कि जैसे आपने देखा कि भाई दूसरे लॉर्ड का संबंध हमारा 5वें घर से बन गया, भाई धन योग बन रहा है, बंदा कुंडली में बिल्कुल ठीक ठाक है, तो पैसा बना लेगा बंदा। पैसा कितना बनाएगा, वो बातें तो मेहनत पे भी डिपेंड करेगा। पता लगा उसने जी काम करना ही छोड़ दिया कि धन योग बन गया मेरे में, तो ठीक है जी। सर। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं, कुंडली में बहुत से लोग पूछते हैं राजयोग, है ना जी? राजयोग। अब मैं एक किताब के बारे में बता रहा था, जैसे आपको मैंने जी पढ़ी किताब 300 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी इतने तो, जो के एन राव जी की किताब है। अब भैया 300 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन तो किसी के, मतलब मैं कहता हूँ किसी के बाप से याद नहीं होते 300 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, तो भैया हमसे भी याद नहीं हुए वो वाले कॉम्बिनेशन। तो अब राजयोग के लिए भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने लक्ष्मी भाव पढ़ लिए हैं। लक्ष्मी भाव कौन से होते हैं? लक्ष्मी भाव, हमने लक्ष्मी भाव पढ़ लिए हैं। लक्ष्मी भाव हमने पढ़े हैं, पहला, 5वां और 9वां, ये हमारे लक्ष्मी भाव होते हैं। ये हमने पढ़ लिया अभी तक। इसके बाद एक विष्णु स्थान कहा जाता है। विष्णु स्थान, भाव कह दो, स्थान कह दो, लक्ष्मी स्थान है ये विष्णु स्थान है, भाव कह दो इसे। ठीक है जी। विष्णु स्थान होते हैं पहला, चौथा, 7वां और 10वां। सेम कॉन्सेप्ट, अगर कुंडली के अंदर लक्ष्मी भाव का संबंध विष्णु के भावों के साथ बन जाए तो राजयोग कहलाता है। तो कौन कौन से संबंध बन जाएंगे? तो पहले का 5वें से बन जाए, लॉर्डों का संबंध बता रहा हूं, पहले भाव के लॉर्ड का संबंध, राशियों का संबंध नहीं बता रहा मैं, लॉर्ड का संबंध बता रहा हूं। तो 1 और 5 हो गया, फिर 1 के साथ क्या क्या हो जाएगा, 1 के साथ 9 हो गया, फिर 4 के साथ 5 हो गया, फिर 4 के साथ 9 हो गया, 7 के साथ 5 हो गया, 7 के साथ 9 हो गया, 10 के साथ 5 हो गया, और 10 के साथ 9 हो गया। सिंपल सा लॉजिक है। अब अब मुझे एक प्रश्न है आप लोगों से, क्योंकि पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। अब मुझे ये बताइए कि धन योग और राज योग में फर्क क्या होता है? कौन बताएगा? दोबारा से हाथ खड़ा करेंगे। हेमंत सर, आप बताएंगे, और जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बताएंगे। कोई मैडम भी थी इसमें, एक दो मैडम में भी हैं, तो बताइए। अगर देखो, इसमें क्या होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी फ्री में। धन योग और राजयोग में फर्क क्या होता है? देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि राजयोग और धन योग में फर्क क्या है। देखो, जब तक अनम्यूट नहीं करेगा, कोई भी हाथ खड़ा नहीं करेगा ना, चाहे वो अनम्यूट करके ये बोल दे कि भाई मुझे मुझे नहीं पता दी, मगर बताना जरूर पड़ेगा। हेमंत सर, अनम्यूट कीजिए। जी सर। धन भाव, धन योग जो है उसमें क्या है, हम एक आम आदमी की तरह जी रहे हैं और अपने जैसे दूसरा भाव है हमारा संचित, तो हम पैसा कमा रहे हैं और उसको हम्म। सेव कर रहे हैं। वो तो हो ठीक गया है। हमारे धन एक योग। तरह से योग बना, पैसा हम्म। कमाने का योग बना। ठीक मतलब है हम जी। एक आम आदमी की तरह हैं, बट हमने हम्म। पैसा कमाया और संचित किया। ठीक ठीक है, है जी। जोड़ लिया हमने। ठीक अब है। राजयोग है हमारे पुश्तैनी तरीके से या परिवार से, ऐसा कि हमें पहले से ही वो प्रॉपर्टी या हम उस धन के साथ ही पैदा हुए, मतलब तो हमारा जन्म ही जन्म पैसे ही वाले राजा के परिवार में पैसे हुआ। वाले परिवार में हुआ, हाँ हाँ, ये या भी। हमारी किस्मत ऐसी रहे कि हम हम्म। जहां भी हाथ डालें और हमें पैसा मिलता चला पैसा जाए। मिल जाए तो वो, तो वैसे प्लेनेट हमारे अगर भाव में है, कुंडली में तो फिर पर्टिकुलर राजयोग। जगह में है, तो मुझे बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। लगता है सर। नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो ये धन योग है। मगर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, थोड़ा सा, मतलब ज्यादा ऐड नहीं करने की वो नहीं है कि, मतलब है, हमारी कंपनी में एक एक व्यक्ति काम काम करता था। उसका नाम संजय था।
जब हमने उसका चार्ट देखा तो उसकी उसकी कुंडली में राजयोग बहुत प्रबल था, और उस राजयोग के प्रबल होने की वजह से वो कंपनी में काम ही नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि वो किसी की सुनता ही नहीं था, क्योंकि वो व्यक्ति राजा की तरह जीता था। पैसा होना या ना होना अलग बात है, शेर जंगल का राजा है, चाहे पैसा हो चाहे ना हो। तो राजा की तरह जीना और राजा की तरह मरना भी राजयोग में आएगा। गरीब है मगर राजयोग है भाई, मतलब पैसे की दिक्कत नहीं है, मतलब चाहे पैसा कम है चाहे उसके ऊपर, मगर बंदा राजा की तरह तरह जीता है, किसी की मतलब अपनी अपनी बातों को मनवाता है, वो भी राजयोग में है। तो ये हो गया हमारा आज धन योग और राजयोग के बारे में। तो आज हमने पढ़ा लक्ष्मी योग, धन, लक्ष्मी योग, धन स्थान, इन स्थानों के बारे में बात करी। तो ये हमने सारी बात करी। तो अभी अभी और टाइम है, तो आज हम एक दो टॉपिक और कवर करते हैं। तो एक बड़ा प्रचलन चल रहा है मार्केट में, मांगलिक वाला प्रचलन बड़ा जबरदस्त है। मांगलिक मार्केट में बिकता है, तो जब बिकता है तो फिर पंडित बताते भी हैं कि भाई तो मांगलिक है। तो तो मांगलिक जो माना जाता है, मांगलिक, मांगलिक के आगे जो वर्ड लिखने वाला हूं मैं, उसको उसको ध्यान देना है आपको। मांगलिक योग लिखने वाला हूं, मगर इसको मांगलिक दोष बना दिया गया है। मांगलिक का मतलब हो गया मंगल, और मंगल का मतलब हो गया एनर्जी। मंगल का मतलब हो गया गुस्सा। अब मांगलिक दोष बनता कैसे? तो अगर व्यक्ति के प्रथम भाव में मंगल हो जाए तो ये हो गया सिर का भाव, है ना, सिर हो गया ना, मतलब इसको लॉजिक के साथ समझ रहे हैं, या स्वयं का हाव हो गया। मंगल चौथे घर में बैठ जाए, ये हो गया परिवार। मंगल सातवें घर में बैठ जाए, मंगल आठवें घर में बैठ जाए, या मंगल 12वें घर में बैठ जाए, क्या हुआ? फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में अगर मंगल होता है तो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। और कहते हैं कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही होना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं कहता, मतलब मैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन लगा क्योंकि मैं खुद मांगलिक हूं, तो मेरा मेरा विवाह मांगलिक व्यक्ति से नहीं हुआ था। ठीक है जी, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमारी कुंडली नहीं दिखाई थी, और ढंग से नहीं दिखाई थी। बेसिकली क्या था, भाव चलित और लगन चलित में बड़ा फर्क है। तो अभी हम भाव चलित और लगन चलित की बात भी कर ली है, तो आज उसको भी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर लेंगे। तो मेरे क्या है कि लगन के अंदर जो मंगल होता है वो सेकंड हाउस के अंदर दिखता है, मगर जो भाव चलित को जो हम देखते हैं तो मंगल हमारा फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाता है। तो कंफ्यूजन पंडितों को ये हो जाता है कि हम लगन से मंगल को देखेंगे या फिर हम भाव चलित से मंगल को देखेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के चक्कर में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। तो ये कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे कि भाई मंगल होता है, मगर ये श्योर है कि मंगल पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में होता है तो मांगलिक योग कहलाता है और दोष नहीं कहलाता। मांगलिक व्यक्ति गुस्से वाला हो सकता है, क्योंकि क्या कहते हैं कि मंगल जिस घर में होगा वहां दंगल करेगा। सिंपल है, मंगल जहां बैठा वहां दंगल करेगा। गुस्सा, मंगल चौथे घर में बैठ गया दंगल कर देगा, मंगल सातवें घर में बैठ गया दंगल करेगा। या तो देखो, मंगल पहले घर में बैठा तो या तो वो परिवार, या तो वो गुस्से वाला तो होगा ही होगा, पहले घर में तो खुद खुद का ही नुकसान करेगा, गुस्सा इतना करेगा कि अपना नुकसान कर लेगा। चौथे घर में मंगल हो गया तो या तो वो परिवार से लड़ेगा या परिवार के लिए लड़ेगा। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, परिवार से लड़ेगा या परिवार के लिए लड़ेगा। ऐसे ही मंगल अगर सातवें घर में होगा तो वो या तो पत्नी से लड़ेगा या वो पत्नी के लिए लड़ेगा। करेक्ट? अगर तो इस तरीके से देखा जाता है। तो श्री रामचंद्र जी की कुंडली में मंगल सातवें घर में है तो वो पत्नी से नहीं लड़े, वो पत्नी के लिए लड़े।
तो ये मांगलिक योग है। और क्या कहा जाता है कि मांगलिक दोष भंग भी होते हैं अगर मंगल के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए। मेरा गेट खुल गया, एक मिनट, मैं गेट बंद कर देता हूँ। अगर मंगल के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए, मंगल के ऊपर मतलब इन्हीं घरों में सूर्य, जैसे सूर्य हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, तो मंगल मांगलिक दोष भंग भी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा कि भाई मांगलिक दोष क्या होता है और मांगलिक दोष भंग कैसे होता है। तो ये हमने मांगलिक दोष के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे, जो हम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है रेमेडीज। रेमेडीज कैसे करी जाती हैं और कैसे करनी चाहिए, मतलब हर व्यक्ति का अपना एक अलग लॉजिक है रेमेडीज को करने का। तो मैंने जो पढ़ा है वो जो पढ़ा है, तुम हेमंत सर लिख रहे हैं मेरे तो हेमंत सर मेरे पहले घर में मंगल है, तो आपके 8वें घर में है ना। तो हेमंत सर आपकी आपकी वाइफ भी मांगलिक है क्या है? पहले हेमंत सर से बात कर लेते हैं, मांगलिक व्यक्ति के बाद बात कर लेते हैं। दो मांगलिक मांगलिक टकराएंगे तो कुछ तो होगा। सर हाँ सर। मेरा 8th हाउस में है, हाँ बट कहा जाता है कि अगर लग्नेश जो है हाँ। अष्टमेश में रहता अच्छा, है मेष है तो तो लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। हाँ, क्योंकि मेरा जो है ना आठवीं राशि यानी हाँ हाँ वृश्चिक मैं, लग्न है। हाँ अच्छा, वृश्चिक लगन है आपका, ठीक है वृश्चिक ठीक है लगन ठीक। है और 8वें घर में हाँ हाँ हाँ, तो जो है लग्नेश को मंगल, उसका तो दोष नहीं, मुझे हाँ लगता तो है कि मैं मांगलिक नहीं हूँ। मांगलिक नहीं है, मांगलिक नहीं है मेरी नहीं। वाइफ नहीं है तो मांगलिक। मैंने भी बताया कि मैं मांगलिक हूँ मगर मेरी वाइफ मांगलिक नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मगर हाँ ये बात श्योर है कि वाइफ से या वाइफ के लिए लड़ेंगे जरूर हम, ठीक है जी। और वो आप देख लेना कि आप किसके लिए लड़ते हो, किससे लड़ते हो, या उसके लिए लड़ते हो, या तो ये हम पर्सनली बात कर लेंगे आपस में बाद में, ठीक है। तो रेमेडीज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो मेरे हिसाब से हम सबको रेमेडीज आती हैं कि सूर्य खराब है सूर्य की रेमेडी कर लो, चंद्र खराब है चंद्रमा की रेमेडी कर लो, शुक्र खराब है शुक्र की रेमेडीज कर लो, मंगल खराब है मंगल की रेमेडीज कर लो। मगर कब कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए और कैसे रेमेडीज बतानी चाहिए, सिर्फ आज हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि रेमेडीज का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो कैसे कैसे रेमेडीज करी जाती हैं, तो आज मैं उनमें से एक तरीका बताऊंगा। मैं दो तरीके हैं रेमेडीज को करने के। जो एक तरीका है वो हम आज का कवर करेंगे और एक तरीका हम एडवांस क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको जब कल राशियों के बारे में पढ़ा, राशियों के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि फायर एलिमेंट होते हैं, फायर, फायर के बाद क्या होते हैं, अर्थ, एयर और वाटर, ये राशियां होती हैं। कैसे कैसे होती हैं, फायर एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये 10, ये 11 और ये 12। सिंपल। यानी कि 1 नंबर की राशि मेष राशि, 5 नंबर की राशि सिंह राशि, 9 नंबर की राशि धनु राशि, अग्नि तत्व की राशि हैं। 2 नंबर की राशि वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि हमारी पृथ्वी तत्व की राशि हैं। एयर, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि हमारी वायु तत्व की राशि हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कल। और फिर हमने पढ़ा था कर्क, वृश्चिक और मीन, ये हमारी होगी जल तत्व की राशि, जल तत्व की राशि। बस यहां से कॉन्सेप्ट चालू होता है। ये कॉन्सेप्ट जो कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले तो हमें तो ये तो पता होना ही चाहिए कि हमें किसकी रेमेडी करनी है। तो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तो हम देखेंगे ही। दशा, अंतरदशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को तो हम ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे। दशा भुक्ति, इनको ध्यान में रखेंगे। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए कि भाई मेरा मंगल यहाँ पर है और खराब है, मुझे रिजल्ट दे रहा है, दशा में है, वो मंगल की दशा चल रही है
और मंगल की दशा में मुझे मंगल नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है मंगल मुझे, मान लीजिए। तो अगर मंगल मुझे नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो मुझे मंगल की कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, कैसे पता लगेगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर किसी को कुछ आइडिया है तो बता सकता है हाथ ऊपर उठा के, क्योंकि इसमें देखो वार्तालाप करना बहुत जरूरी है। लाइव सेशन इसलिए रखेगा, नहीं तो जाओ मेरी रिकॉर्डिंग देख लो यार, रिकॉर्डिंग में मैंने सब बता रखा। ठीक है जी। तो हेमंत सर ने पार्टिसिपेट किया है। हाँ जी सर, हेमंत सर। मंगल के लिए जो हमारे जैसे आपने ऐप में भी दिया हुआ है, आपके अपने ऐप में, कि हाँ जी। मंगल की जो तत्व हैं, एलिमेंट्स, जो मंगल की जो चीजें हैं, जैसे गुड़ है, इस तरह हम्म। की चीजों का दान करना चाहिए। ठीक है सर। तो अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात है कि तीन तीन चीजें होती हैं, देखिए, फायर, अर्थ, एयर और वाटर। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मंगल किस राशि, किस तत्व की राशि के अंदर है। मंगल मान लीजिए 1 नंबर या 5, 1, 5 या 9 के अंदर है। अगर मंगल 1, 5 या 9 के अंदर है तो जो बेस्ट रेमेडी है, बेस्ट रेमेडी वो यज्ञ है, अग्नि, यज्ञ है। यज्ञ क्या, यज्ञ का मतलब ये नहीं कि पंडित को बुलाओ 1100 रुपए दो, फिर तो ऐसे तो फिर होली रेमेडी, 43 दिन की रेमेडी। यज्ञ का मतलब ये है कि एक कुल्हड़ ले लें हम, मिट्टी का कुल्हड़ ले लें, उसके अंदर एक उपला डाल लें, और उपले के ऊपर थोड़ा सा घी डाल के, लौंग डाल के, और 11 आहुति या 108 आहुति हम मंगल के मंत्र की करते हैं मंगलवार के दिन। यज्ञ यानी कि फायर एलिमेंट है। तो यज्ञ, अगर यहां पर अग्नि तत्व की राशि पड़ती है तो हमें यज्ञ करना चाहिए। चाहे यज्ञ में हनुमान चालीसा बोल रहे हैं, मगर अग्नि में हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ अग्नि, अग्नि का जिस तत्व की राशि होगी उस अर्थ के, उस तत्व के एलिमेंट का यूज करके हम उस चीज को करेंगे। दूसरा, अगर यहां पर अर्थ है, अर्थ, तो अर्थ से मतलब हो गया जड़ें, जो कि हम नग पहनते हैं, नग। तो हम यहां पर मंगल का नग पहन सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का, मतलब मंगल खराब नहीं, आप इसको दूसरे, तो हम नग पहन सकते हैं। जैसे गुरु खराब है तो हल्दी की गांठ बांध लेते हैं लोग, वो भी वही काम करेगी जो जो पुखराज करेगा। तो हल्दी की गांठ बांध सकते हैं। तो पृथ्वी का, पृथ्वी तत्व का यूज करेंगे। अगर एयर है, यहां पर एयर 3, 7 या 11 राशि होगी, तो हम क्या करेंगे, तो हम जल तत्व का यूज करेंगे, यानी कि दान का यूज करेंगे, या जल प्रवाह का यूज कर सकते हैं। दान या जल के प्रवाह का, ओ सॉरी, एयर, एयर में दान नहीं है यार, मैं एयर में गलत बोल गया। एयर, एयर होगी तो एयर का मतलब हो गया वायु। तो वायु का मतलब हो गया हम मंत्र जाप करेंगे, मंत्र जाप। चाहे कोई भी, मतलब मंगल के लिए आप मंगल का मंत्र करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा करना चाहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, जो आपका मन करे वो करिए, मगर वो भी जरूर करना है। और फाइनल, अगर जल तत्व की राशि होगी तो आप दान या जल प्रवाह भी कर सकते हैं। तो एलिमेंट को जोड़ के अगर रेमेडीज करवाई जाएं तो वो रेमेडीज अच्छा इफेक्ट देती है। अब रेमेडीज को एक तरीके से और भी करा जाता है, उसका हिंट दे देता हूं कि हम इनकी प्लेसमेंट चेंज करते हैं, जो कि लाल किताब वाले बहुत ज्यादा करते हैं। लाल किताब के कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि मंगल को हम इस घर से शिफ्ट करेंगे, तो मंगल को शिफ्ट करते हैं, गुरु को शिफ्ट कर देते हैं, किसी को शिफ्ट करने होते हैं। तो शिफ्टिंग को हम अपने एडवांस कोर्सेज के अंदर पढ़ेंगे कि भाई किसी प्लेनेट को किसी हाउस से किसी दूसरे हाउस में किस तरीके से शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि अगर मैं शिफ्टिंग बता दूंगा तो लोग उसको करने में लग जाते हैं। तो ये था रेमेडीज का पार्ट, कि रेमेडीज किस तरीके से करनी चाहिए। बाकी आप रेमेडीज के लिए सूर्य का, सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य को गुड़ का दान करो, चने का दान करो, कुछ भी करो। गुरु के लिए टीका लगाओ, चंदन का टीका लगाओ, नाभि में टीका लगाओ, या स्कूल में किताबें दान दान करो, मतलब कुछ भी, किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकते हो, मगर हमें तत्व का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो आप तत्व का ध्यान में रखते हुए एक बार रेमेडीज को करेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन, कि जो हमने आज जो 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 चीजें पढ़नी थी, तो वो चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए।
तो जो भी लोग